हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 11th का पीरियोडिक ट्रेंड टॉपिक। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड। अब मैं अगर आपसे बात करूं पीरियोडिक ट्रेंड किस तरीके के हो सकते हैं, तो दो चीज़ें पढ़नी है बच्चों। एक तो फिजिकल, दैट मीन्स पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दूसरा पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बच्चों आप बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपको पीरियोडिक ट्रेंड से पक्का क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखो और ध्यान से देखो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताओ आपकी क्या आपको प्रॉब्लम है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है बच्चों, अमन 576। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। दैट इज़ कंबाइंड 11-12 साथ में। वहाँ पे सबसे पहले कंटेंट अपडेट होता है। वहाँ पे मैं नोट्स अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे नोट्स और सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ ज्वाइन, नया चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि पीरियोडिक ट्रेंड होता क्या है, ठीक है, तो पीरियोडिक ट्रेंड होता है कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे कोई प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होती है, बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, घटती है तो क्यों घटती है। इन सारे चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ रखा है। सिमिलरली अब आप प्रॉपर्टी किस तरीके की हो सकती है, प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अगर आप जब स्टार्टिंग में ये पढ़ रहे हो कि आपका ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ रहे हैं कि वो अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है कि घट रहा है, किस में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जिसको फिजिकली मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो चीज़ फिजिकल पैरामीटर है उसको नापने के लिए आप पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या पढ़ते हो, पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मैं इसके ऊपर रखूँगा, दैट इज़ फिजिकल ट्रेंड इन पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो वहाँ पे मैं पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहला ट्रेंड पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है दैट इज़ एटॉमिक नंबर। सबसे पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी मैं कोई टॉपिक लिखूंगा तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि उसका ट्रेंड बताना। सबसे पहले वो चीज़ क्या होती है, उसका डेफिनेशन, उसका ट्रेंड क्या होता है, एंड देन उसके ऊपर जितने भी मिसलेनियस थिंग है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। एटॉमिक रेडियस आपको पता है किसी भी एटम का जो रेडियस होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ इट्स एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक रेडियस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, किस तरीके से चेंज होता है, तो बच्चों यू नो कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, प्रॉपरली मैंने नहीं बनाया, एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बट फिलहाल के लिए मान के चलो कि आपके लिए पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है। अब ऐसो को क्या बोलूँगा मैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अक्रॉस द पीरियड जा रहा हूँ। और ऐसो को क्या बोलूँगा मैं, डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ। तो हमेशा सबके लिए दो टर्म यूज़ करूँगा मैं, डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होता है, अक्रॉस द पीरियड कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर बच्चों मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूँ और डाउन द ग्रुप की बात करूँ, डाउन द ग्रुप आपके हिसाब से क्या होगा, ये बच्चों आपको पता होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज़ करता है, मेन है इंक्रीज़ करता है। इज़ ओके, क्यों इंक्रीज़ करता है, बिकॉज यू नो बच्चों जैसे जैसे आप नीचे जाते हो एक शेल एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाता है, एक शेल एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल द डिस्टेंस इंक्रीजेस। किसके बीच का बच्चों? जो इसका डेफिनेशन था न्यूक्लियस और जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब बच्चों मैं बोलता हूँ कि जैसे फर्स्ट मैं बना लेता हूँ, ये मेरा क्या है? फर्स्ट ग्रुप है। कैसे याद करना ये सारी चीज़ें हम जब S&P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहाँ से बढ़ा, इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ा, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिट है, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ऑर्बिट है और सब में एक एक ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है बच्चों कि जितना इससे इसमें बढ़ेगा उतना ही इससे इसमें बढ़ेगा, उससे इतना इसमें बढ़ेगा। हम जब पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है। किस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, कम इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो मेक श्योर ये मत समझना कि अगर इसमें 50 यूनिट बढ़ा है तो इसमें भी 50 यूनिट ही बढ़ेगा। ये 20 यूनिट भी हो सकता है, ये 30 यूनिट भी हो सकता है, 40 यूनिट भी हो सकता है, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए समझ के चलना कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। चलो, अगर ये चीज़ आपको समझ आई तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अक्रॉस द पीरियड। अगर मैं अक्रॉस द पीरियड बात करूं बच्चों, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड आपका डिक्रीज़ करता है एटॉमिक रेडियस। अक्रॉस द पीरियड आपका डिक्रीज़ करता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबका कम होता चला जाएगा। इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ऐसा क्या इधर से इधर बढ़ गया जिसके चक्कर में मेरा एटॉमिक रेडियस छोटा हो गया? तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों एंड उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बट याद रखना, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो आपके पास कार्बन है, आपके पास नाइट्रोजन है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे, है ना बच्चों? और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सपोज मान लेते हैं एक है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा उसकी बात करता हूँ। ठीक है, अब सपोज़ करो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूँ, नाइट्रोजन की बात करूँ, तो 7 प्रोटॉन हो गए, है ना? तो एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ मेरा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, मतलब सॉरी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो जो फोर्स लगाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा लगाएगा किस केस में? 7 वाले के केस में। अगर फोर्स ज़्यादा लगा रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर श्रिंक हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, और ऑर्बिट छोटा हो जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा? एटॉमिक रेडियस छोटा हो गया। आई होप बच्चों समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल है। अच्छा, और इसमें भी सेम चीज़ है। जब मैं बोलता हूँ कि कम होता जाता है तो ऐसा नहीं है कि 10-10 यूनिट कम होता जाएगा सब में, वो वेरी कर सकता है। किसी में 4 यूनिट कम हुआ, किसी में 20 यूनिट कम हुआ, किसी में 15 यूनिट कम हुआ, किसी में 2 ही यूनिट कम हुआ, किसी में 40 यूनिट कम हो गया। तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि रेट सेम नहीं हो सकता कम होने का। लेकिन येस, जब डाउन द ग्रुप जाएगा तो बढ़ता रहेगा, जब अक्रॉस द पीरियड होगा तो घटता रहेगा। ये ज़रूर है, बढ़ेगा और घटेगा। किस रेट से बढ़ेगा, किस रेट से घटेगा, उसकी अब अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको एटॉमिक रेडियस समझ आया है। सेकंड पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है आपका आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस है तो एक की बात है, आयनिक रेडियाई अगर लिख रखा है तो दैट मीन्स प्लूरल होता है। रेडियस का प्लूरल क्या है? रेडियाई। तो सबसे पहले चीज़ आपको जो समझनी है दैट इज़ कि आयंस क्या होता है। देखो, आयंस जिस भी एटम के पास उसके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर नहीं है, जिस भी एटम के पास उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है तो उस पर आइदर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और ऐसी चीज़ों को आयंस बोलते हैं। तो आयंस 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला। जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको कटायन बोलते हैं बच्चों, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसको एनायन बोलते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको कटायन बोलते हैं, और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि जो कटायन होते हैं, कटायन पॉजिटिव, वो अपने पेरेंट से छोटे होते हैं, वो अपने पेरेंट से छोटे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें
सोडियम के पास 2 8 1 आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसने लूज़ कर दिया तो इसके पास 2 ही रह गया ना, तो इसका साइज़ छोटा हो गया। और जस्ट इसके फ्लिप बात करूँगा तो जो आपका क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरीन माइनस आयन होगा, जो अनायन होगा वो अपने पेरेंट से, पेरेंट किसको बोल रहा हूँ, जिससे वो बना है, तो इस केस में सोडियम पेरेंट है और इस केस में क्लोरीन पेरेंट है। तो ये सोडियम प्लस सोडियम से छोटा होता है साइज़ में, लेकिन जो अनायंस होता है वो अपने पेरेंट से बड़े होते हैं साइज़ में। तो इस बेसिक चीज़ का बच्चों ज़रूर ध्यान रखना। और जस्ट अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि इस पर प्लस कैसे आता है, तो सिंपली देखो, जो सोडियम है ना, न्यूट्रल स्टेट में उसके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर मैं सोडियम प्लस की बात करूं तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचे कितने, 2 8, दैट मीन्स 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा तो अभी भी 11 प्रोटॉन है और अभी भी 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन को तो हमने छुआ नहीं है ना, तो 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, कोई चार्ज नहीं दिख रहा सोडियम के ऊपर, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को ही कैंसिल किया, तो जो 1 प्लस चार्ज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो न्यूक्लियस में इसके पास 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल, बाहर न्यूट्रल, ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 17 से 17 कैंसिल, एक नेगेटिव चार्ज आपको माइनस के फॉर्म में दिख रहा है। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। और इसके ट्रेंड की बात करोगे बच्चों तो ऑब्वियसली द ट्रेंड रिमेन्स सेम एज एटॉमिक रेडियस, दैट इज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा। ये सिंपल है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ इसी के अंदर हमें पढ़नी है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है बच्चों, देखो, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीसीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे स्पीसीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो आयंस और एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आयंस और स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे अगर आप फ्लोरीन में 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया, फ्लोरीन 9, 10 हो गया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 10 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 10 इलेक्ट्रॉन, इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो दे और इन सबको एक साथ क्या बोलोगे कि ये सारे एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब दिस ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दैट मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 10 10 10 10 10। नियोन के पास, नियोन वैसे ही 10 है, ठीक है, कोई माइनस की जरूरत नहीं है। तो -9 माइनस ऑक्सीजन ले लोगे तो 2 माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, 10 10 10 10 10 10, ठीक है। तो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में आ जाता है कि अब इन सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपसे पूछा जाए कि किसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, मेक श्योर सब में देखो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, तो सबके लिए 10 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 10 10, ठीक है बच्चों। अब सबको जो एक्चुअल न्यूट्रल फॉर्म में इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उससे डिवाइड कर दो, 8 9 10 11 12 13। तो दैट मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर आएगा ना वो सबसे बड़ा होगा। दैट मीन्स आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड कैसे करना है, जो न्यूट्रल स्टेट में, ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे डिवाइड कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब 10/8 से तो ऑब्वियसली छोटा होगा 10/9, ये 1 है, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, तो इन सब में सबसे छोटा एल्यूमिनियम 3+ और सबसे बड़ा O2-। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, जो बुक का है बच्चों। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके एप्लीकेशन से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। प्रॉपरली इसको अरेंज नहीं करना, हम बस इसमें इंटरेस्टेड है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है।
तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम एल्युमिनियम के स्पेस को, क्योंकि ये इसका आयंस है तो इस पर बाद में आते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करूं तो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है सेम पीरियड में, और मेरे को पता है अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता जाता है, तो मेरे को ये तो पता है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में बड़ा मैग्नीशियम है या ना। और ध्यान से देखो, जो बाकी दो चीज़ें दे रखी हो उन दोनों के कटायन है, और मेरे को पता है कि कटायन जो होते हैं अपने पेरेंट से छोटे होते हैं, तो मैग्नीशियम से छोटा मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम से छोटा एल्युमिनियम 3+, तो मैग्नीशियम सबसे बड़ा हो गया सब में, और एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम सबसे बड़ा और एल्युमिनियम 3+ सबसे छोटा। सिंपल है बच्चों, ठीक है। आप खुद से थोड़ा सा कुछ भी एग्जांपल ले लेना एस ब्लॉक पी ब्लॉक का, और आप ट्राई करना उसको सॉल्व करने का। तो ये सिंपल था, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट मीन्स किसी चीज़ को आयनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट यू आर कॉलिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी required to remove outermost electron from an atom is called ionization enthalpy. That means energy required to remove outermost electron को हटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ सिमिलर सेइंग कि मतलब सपोज करो बच्चों, ये आपके पास मार्कर है, मार्कर का ये जो एंड है ना, दिस इज़ न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज़ न्यूक्लियस, एंड ये जो ढक्कन है ना इसका, ये देखो ऐसा है, जब मैंने इसमें लगा दिया तो एक फोर्स से इसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे को थोड़ी सी जान लगानी पड़ रही है इसको निकालने के लिए। अब आई नो कि एज अ न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ घूम रहा है इसके, हाँ है ना, इस तरीके से घूम रहा है। अब इफ़ आई वांट कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूँ, तो ऑब्वियसली जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने इसको खींच रखा होगा, कम से कम उतना फोर्स तो दोगे बाहर निकालने के लिए। तो दैट मीन्स अगर आपके पास सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो इसको आयनाइज करना। आयनाइज का मतलब क्या है, सोडियम को सोडियम प्लस बना देना, आयन बना देना, क्लोरीन को क्लोरीन माइनस बना देना, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो किसी भी न्यूट्रल चीज़ को आयन बना देना। और अभी मैंने समझाया आयन कैसे बनाता है, अगर प्लस करना तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, अगर नेगेटिव करना तो इलेक्ट्रॉन डाल देते हो। तो आयनाइजेशन, तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ मोर रेलेवेंट फॉर मेटल्स, लेकिन हाँ यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी से बेसिकली मतलब जब मैं बोलता हूँ तो दैट इज़ मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि डालने के लिए मैं एक अलग टर्म यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अभी फिलहाल के लिए समझ के चलो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स सोडियम को सोडियम प्लस बनाने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तभी ये सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा, और उस एनर्जी को मैं क्या बोलता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मीन्स न्यूक्लियस जितना जोर से खींच के रखेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी हाई होगी, और न्यूक्लियस जितना कम जोर से पकड़ के रखेगा, जितना ढीला छोड़ के रखेगा बाहर, जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, उतना आसानी से निकल जाएगा। दैट मीन्स उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर ट्रेंड की बात करूं बच्चों, तो जो ट्रेंड आपका इसका होगा एटॉमिक रेडियस का, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मेरे को पता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब क्या, दूर होता जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, दूर होता जाएगा तो निकालना आसान हो जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप ये क्या होता है, घटता चला जाता है। अक्रॉस द पीरियड ये क्या होगा, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो और ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस ने उसको खींच के रखा हुआ है, अगर और ज़्यादा फोर्स से खींच के रखा हुआ तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझ आ गई कि इसका ट्रेंड कैसे चलता है पीरियोडिक टेबल में। एक और चीज़ है जो आपको बुक में दिखेगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। दिस इज़ नथिंग बट आप एग्जांपल समझो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी एक आपने निकाला तो जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी आप उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे।
अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो एल्यूमिनियम क्या बन चुका होगा, एल्यूमिनियम प्लस। अब अगर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो उसको बोलोगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद रखना, अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे से कोई खाना छीन के जाता तो मेरे को इतना गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 4 दिन से खाया नहीं हुआ हूँ फिर मेरे सामने रखी हुई प्लेट को कोई छीन के जाएगा तो मारूंगा अलग उसको मैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जब एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो एल्यूमिनियम उस टाइम न्यूट्रल था, ठीक है, फिर भी इतनी ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन जब सेकंड केस में आप आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो उस टाइम एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुका था। एल्यूमिनियम आपका Al प्लस था, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसका इलेक्ट्रॉन फिर आप निकालने लग गए तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज़्यादा होता है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सिमिलर वे में जब 2 निकल चुके होंगे तो Al2 प्लस हो जाएगा, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज़्यादा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज़्यादा आपकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट सेकंड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, एक्सेप्शन। आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना बच्चों, डाउन द ग्रुप, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब सही है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज़ क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती रहेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, आसानी से निकाल लोगे। लेकिन जब अक्रॉस द पीरियड जाते हो ना बच्चों, तो थोड़ा सा एक एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ जो पेपर में पूछा जा सकता है। अक्रॉस द पीरियड जाते हो बच्चों तो मैं बात करता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ये किसके एलिमेंट है बच्चों, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये और ये शो करता है, ठीक है। कौन कौन शो करता है, सॉरी नॉट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैं बताता हूँ क्यों, ध्यान से सुनना बच्चों। जब मैं ऐसे जाता हूँ तो आइडियली इससे कम ये होना चाहिए, 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 इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। लेकिन उल्टा होता है, बेरिलियम और इसका उल्टा होता है, नाइट्रोजन और इसका उल्टा होता है। होना चाहिए था किसका कम, ऑक्सीजन का, लेकिन होता है नाइट्रोजन का कम, ठीक है। ध्यान से सुनना क्यों। अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे मैं जाता हूँ आगे, ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। तो दैट मीन्स होनी चाहिए थी किसकी ज़्यादा बच्चों, ऑक्सीजन की, होती है नाइट्रोजन की ज़्यादा। अगर मैंने पीछे उल्टा बोला तो करेक्ट कर लेना। होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज़्यादा, लेकिन होती है नाइट्रोजन की ज़्यादा। होनी चाहिए थी बेरिलियम की ज़्यादा, लेकिन होती है बोरोन की ज़्यादा। क्यों ऐसा होता है, ध्यान से सुनना। देखो, हमने हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमें पता है कि इसमें किस बेसिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी, जितना मुश्किल था इलेक्ट्रॉन निकालना, जितना मुश्किल था इलेक्ट्रॉन निकालना। तो सिंपल सी चीज़ है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बोरोन का क्या बच्चों, 1s2 2s2 2p1। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बेरिलियम बोरोन को कंसिडर करूंगा तो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से बोरोन का होना चाहिए था ज़्यादा। लेकिन ध्यान से देखना कि आपका क्या है, बेरिलियम जो है उसका 2s2 है, s ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में है, पार्शली फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना इससे ज़्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए बेरिलियम का होना चाहिए था कम, लेकिन बेरिलियम का होता है ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑन अ सिमिलर लाइन नाइट्रोजन का ये हाफ फील्ड है, p की कैपेसिटी 6 होती है, यहाँ पे 3 भरा हुआ है, और ऑक्सीजन की 4 है, तो दिस इज़ पार्शली फील्ड। तो होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा, लेकिन ये हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल, तो दैट मीन्स नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बच्चों, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अगर ये चीज़ बच्चों आपको समझ आ गई है तो इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें समझना है, दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है। पहले मैं थ्योरी समझाता हूँ, बेसिकली मैं आपको बना के बताता हूँ कि क्या होता है, एंड देन मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिख दूँगा। देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है बच्चों, कि सपोज़ करो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक एटम है,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली में न्यूक्लियस को कुछ फोर्स लगाना चाहिए था, एक्स फोर्स लगाना चाहिए था उसको अपनी साइड उसको खींचने के लिए, बट वी ऑल नो बच्चों कि आपके पास क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो मान लो x यूनिट से इसको खींचना था, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लाइक चार्ज है, ये क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं बाहर की साइड। तो अगर x यूनिट से इसको खींचना चाहिए था और ये सब मिलके एक y यूनिट का फोर्स बाहर की साइड लगा रहे, तो एक्चुअल जो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो बच्चों क्या होगा, x माइनस वाई। सिंपल सी मैथ्स है। एंड दिस इज नथिंग बट स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हो, शील्डिंग इफेक्ट। आपको समझ आ रहा होगा नाम शील्डिंग क्यों है, क्योंकि शील्ड कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। तो डायग्राम यही रहेगा, आपको समझ आएगा कि आपको जिस फोर्स से खींचना चाहिए था वो एक्चुअल फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग प्रोवाइड करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। और इसके चक्कर में क्या हो जाता है, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगना चाहिए था इस पे, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था, कम हो जाता है, क्योंकि बाहर की साइड इस पर फोर्स लग रहा है। तो आई होप आपको थ्योरी समझ आई होगी। मैं आपको खाली डेफिनेशन लिखा देता हूँ। शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nucleus, shielding of outermost electron provided by inner electron from nucleus is called screening or shielding effect, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए था, जो एक्चुअली में जिस फोर्स से खींचना चाहिए था, जो मैं एक्स लिख रहा था, वो कम हो जाता है। कितनी यूनिट से, जितने यूनिट से उसको इनर इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड फेंक रहे थे, दैट मीन्स बाहर की साइड फोर्स लगा रहे थे, दैट इज़ वाई। तो मैंने एक्स माइनस वाई इफेक्टिव न्यूक्लियर। तो दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें कभी भी ये नोटिस करना कि जिस फोर्स से उसको खींचना चाहिए था एक्चुअल में, उस फोर्स से बिल्कुल नहीं खींच पाता, तो आयनेशन एंथैल्पी और कम हो जाती है उसके चक्कर में, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो आप सोचते हो कि अच्छा इस प्रोपोर्शन में अब तो और आसानी से निकल रहा है, तो यही रीज़न है कि जो एक्चुअल जो आप समझ के चलते हो ना कि इस पर इतना इलेक्ट्रॉन का फोर्स लग रहा हो, उससे भी कम लग रहा होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट उसको प्रोवाइड हो रही होती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, ठीक है। और बच्चों अगर आप देखोगे नोबेल गैस के लिए, देखोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल, ग्राफ देखोगे ना बुक में, ये बिल्कुल हाई होगा। जहाँ पे भी नोबेल गैस होगा बिल्कुल पीक पे चला गया होगा ग्राफ। क्यों? क्योंकि वो तो फुल्ली फिल्ड है, वो तो स्टेबल है, उनको इलेक्ट्रॉन लेना है, इन्हें देना है। तो अगर फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे, जो परफेक्टली आप बोल सकते हो कि वो रिएक्टिव नहीं है, परफेक्टली स्टेबल है, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों। तो उसके चक्कर में आपको दिख रहा होगा वो पीक जो बन रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है रिस्पेक्टिव टू बाकी अपने पीरियड के एलिमेंट से, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपको समझ आई है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारी चीज़ें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे, मैं कहता हूँ 12th में भी चले जाते तो फिर भी उनको कन्फ्यूजन सी रहती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो अभी ध्यान से समझ लेना, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इट इज़ सिमिलर टू, कंपेयर करो कि बच्चों आप मतलब कोई भूखा है, ठीक है, उसको खाना दे रहे हैं, तो आप वो फ्रूट खरीदने जाएगा तो बदले में पैसे देगा ना, उस पैसे को समझो एनर्जी है। तो अगर मैं ज़्यादा भूखा हूँ, ठीक है, आपने सुना होगा ब्लैक मार्केट में चीज़ें महंगी बिकती है। क्यों महंगी बिकती है? डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है ना। आपको चाहिए, आप 10 दिन से आपके पास खाना है, सपोज़ करो कि 2 सिचुएशन है, आपने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया और आपके पास कोई बेचने के लिए ले आए, कुछ बहुत फेवरेट सा आपका कोई फ्रूट है, ठीक है, आप नहीं लेना चाहोगे उसको, ठीक है, वो सस्ता भी करेगा, फिर भी आप बोलोगे कि नहीं यार पेट भरा हुआ, मेरे को अभी नहीं चाहिए, ठीक है। अब सपोज़ करो सिनेरियो आपने 1 हफ्ते से नहीं खाया है, ठीक है, और अज्यूम कि आप अभी ज़िंदा हो,
तो अगर आपको पता है कि वो 50 रुपये किलो है और उसको ये चीज़ पता चल गई कि भाई ये एक हफ्ते से भूखा और इसके पास पैसे भी हैं जेब में, सपोज सिनेरियो है, तो वो ज़्यादा भी चार्ज करेगा, फिर भी आप ज़्यादा देने को रेडी हो, ठीक है। तो सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन के बदले में, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को मिलता है तो वो बदले में एनर्जी रिलीज़ करता है। ये आपको लगानी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। तो एनर्जी वो कितनी रिलीज़ करता है ये डिपेंड करता है उसको कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई 17th ग्रुप एलिमेंट है, देखो सब कैसे बनना चाहते हैं, नोबल गैस बनना चाहते हैं, सब क्या बनना चाहते हैं, नोबल गैस, सब स्टेबल बनना चाहते हैं। नोबल गैस के सबसे ज़्यादा पास कौन है, सबसे ज़्यादा पास 17th ग्रुप है। तो उसको तो लगता है कि इसकी लाइफ कितनी सेट है, मस्त लाइफ है, इसको किसी से कोई टेंशन ही नहीं है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। क्योंकि क्लोरीन क्या है, 287 है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको न्यूट्रल होने, बेसिकली ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऐसी कन्फिग्रेशन के लिए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दोगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, और सोडियम जिसको उल्टा एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज़ करना है, उसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, वो ही उसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने से रहा, वो चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन कोई मेरा ले ले, वो हटाना चाहता, आप इसको बोल लो चलो एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो अब दोनों केस में आपको एनर्जी कौन ज़्यादा देगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा देगा। तो यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ energy released or required, amount of energy released or required when an electron is added to atom। किसी एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, x है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये x माइनस बन जाएगा, प्लस कुछ एनर्जी मिलेगी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करा रहे हो बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ आएगा डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और Q17th ग्रुप की क्या होती है बच्चों, ये ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, या जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है बच्चों, वहाँ पे देखोगे तो 17th ग्रुप के लिए मोस्ट नेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव उतनी ज़्यादा एनर्जी। नेगेटिव सिस्टम बस ये बताती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन ये बेसिकली नेगेटिव रिलीज़ हो रही है, उसका वो मतलब है। तो अगर आप 17th के लिए देखोगे तो मोस्ट नेगेटिव है। अगर आप फर्स्ट की बात करोगे तो देखो ये ऐसा कुछ है कि फर्स्ट के लिए सबसे पहले नेगेटिव ही क्यों है, मतलब वो तो नहीं चाहिए, उसको तो चाहिए ही नहीं था, तो वो खुद एनर्जी क्यों रिलीज़ करेगा, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूँगा भी मैं और पैसे भी दूंगा जबकि मेरे को चाहिए भी नहीं। ऐसा इसलिए बच्चों, देखो आप इस तरीके से इसको समझो कि अनटिल अनलेस आपको फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन ना डालना पड़ रहा हो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव का मतलब है कि आपको फोर्स लगाना पड़ा, आपको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना है, और वो आपको खाली किसके लिए दिखेगा, नोबल गैस के लिए। देखो नोबल गैस के लिए सारे पॉजिटिव है, वो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन, आप ज़बरदस्ती उनको देना चाहते हो, तो वो तो एनर्जी रिलीज़ करने से रहा, भाई मैं क्यों दूँ, मैं तो स्टेबल था, तो और अनस्टेबल कर रहा मेरे को। तो आप कहोगे अच्छा नहीं लेगा, तो ठीक है मैं ज़बरदस्ती डालूंगा, और ज़बरदस्ती डालोगे तो एनर्जी उसकी वो रिलीज़ कर रहा है, आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी तो पॉजिटिव एनर्जी होगी, ठीक है। नेगेटिव का मतलब वो रिलीज़ कर रहा है। ये नेगेटिव बहुत कम दे रहे हैं, -40 -50 टाइप, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू सेइंग कि यार माइनस कोई तेरे से लेने तो मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन तेरे से ले नहीं रहा, तो इट इज़ लाइक कि चलो एक इलेक्ट्रॉन दो ले लो, ठीक है, आपके पास एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, अनटिल अनलेस आपसे कोई एक लेने आता है तो दे विल रिलीज़ एनर्जी, बट वो बहुत कम होगा। और वो डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा कम और ज़्यादा का, इसलिए क्योंकि इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसको कम रिक्वायरमेंट है, और नोबल गैसेस को तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके भी आए। अब अगर ये चीज़ मेरे को समझ आ गई है तो पीरियोडिक ट्रेंड जैसे मैंने बताया बच्चों कि अक्रॉस द पीरियड, नोबल गैस को भी हटा दो, नोबल गैस के लिए पॉजिटिव होती है, उसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। तो नोबल गैस के अलावा फर्स्ट से 17th ग्रुप की बात करूँ तो अक्रॉस द पीरियड आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी, याद रखना, ठीक है। ये मत बोलना कि घटती चली जा रही, माइनस में नेगेटिव कम हो रहा। माइनस साइन खाली एक पर्टिकुलर चीज़ को सिग्निफाई करता है, एनर्जी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो माइनस साइन खाली किसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है तो मोर नेगेटिव होता चला जाता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं तो लेस नेगेटिव होता चला जाएगा जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा। और याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली रिलेटेड होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर से। जिधर की साइड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उधर ये ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखेगा, और जिधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता हुआ दिखेगा उधर लेस नेगेटिव दिखेगा। तो आपको पता पीरियोडिक टेबल में राइट साइड को
सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं, तो उस साइड को फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वाली साइड आपको ज़्यादा नेगेटिव दिखेंगे। और अगर आप लेफ़्ट साइड को आते हो, बॉटम, लेफ़्ट बॉटम की साइड, जैसे डायगनली लेफ़्ट बॉटम की साइड आते रहते हो पीरियोडिक टेबल में, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है तो लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई गई है। लास्ट चीज़ जो हम समझते हैं बच्चों, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, इसको 2-3 बार ज़रूर देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। HCl है बच्चों, ठीक है। आई नो कि HCl में एक हाइड्रोजन का होता है, क्लोरीन के 7 होंगे, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड बनता है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ भी लोगे कि किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मेरे को पता है कि इस वाले बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का है, लेकिन क्लोरीन, ध्यान से सुनना, इसने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाया? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करनी पड़ती है। और अगर NaCl की बात करोगे तो वहाँ पे गिव एंड टेक होता है कि भाई सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, तो वो प्रॉपर आयनिक बॉन्ड है। बट यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे इसका पूरा हक नहीं है, समझ रहे हो? ये पूरा इसका नहीं है, ये शेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इसके भी दोनों है और ये इसके भी दोनों। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज नॉट लाइक कि हाइड्रोजन का पूरा इसका। लेकिन ध्यान रखना, क्लोरीन तो हमेशा से क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ है, हाँ या ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था हमेशा नोबल गैस बनने के लिए। और आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच वन इज़ मोर पावरफुल? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करता है, दो यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड की तरह इसका पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी पावरफुल होने की वजह से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच के रखता है, ठीक है, डोमिनेंस दिखाता है। और उसके चक्कर में किसी और का इलेक्ट्रॉन, किसी और का नेगेटिव चार्ज आपकी साइड आए तो आप पे पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया इससे। एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, की एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की जो पावर होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सिमिलर चलेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, एक आधे एक्सेप्शन के साथ। क्लोरीन फ्लोरीन वाली चीज़ें हम देखते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, तो बच्चों होना चाहिए था सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका? फ्लोरीन का, लेकिन होता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्लोरीन का। बिकॉज ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम इसमें हम ट्रेंड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ऐसा होता है इसलिए बच्चों क्यों, देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट आपका, अगर आप नॉन मेटालिक बात करोगे दिस वन ये आपका है, लेकिन रीज़न क्या है कि फ्लोरीन का होना चाहिए था सबसे ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए था क्या आपका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन होता इसलिए नहीं क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ बच्चों बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और बहुत ज़्यादा साइज़ पे अगर 9 इलेक्ट्रॉन बहुत पास है ना, और कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये कलेक्टिवली एक नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करने लगता है और इसको रिपेल करता है हल्का। रिपेल का मतलब ये नहीं भगा देगा, मतलब जिस ईज से वो आ सकता था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उससे नहीं आने देता। और इसको बैक बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट, जिसको मैं डिटेल में कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, लेकिन होती है क्लोरीन की, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है। ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बट ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ नहीं होता। अगर HF की बात करोगे तो बिल्कुल क्लोरीन से ज़्यादा खींच के रखेगा अपनी साइड को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरीन ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो सिमिलरली आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होती है बच्चों? बढ़ती रहती है। सिमिलर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरह, जहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उधर बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह। डाउन द ग्रुप की बात करो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है बच्चों। बस एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी सारी चीज़ें एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है। कितना खींचता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि, समझ रहे हो? ये तो बस एक सिंबल नंबर बोल सकते हो, इतना ज़्यादा खींच रहा है, इतना कम खींच रहा है। तो इसको एक स्केल होती है पॉलिंग स्केल।
पॉलिंग स्केल यूनिटलेस होती है बच्चों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। बस एक की जगह 2 है तो इसका मतलब समझ लो डबल है। तो पॉलिंग स्केल पे नापा जाता है जिसकी यूनिट कोई यूनिट नहीं होती। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, पॉलिंग स्केल का सिंपल मतलब है कि किसी का 3 है, किसी का 3.5 है, किसी का 4 है, 5 है, जिसका ज़्यादा नंबर है उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो याद रखना, पेपर में आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस स्केल पे नापी जाती है, दैट इज़ पॉलिंग स्केल एंड दैट इज़ यूनिटलेस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा फिजिकल पीरियोडिक ट्रेंड है जिसको मेज़र करने की यूनिट कोई यूनिट नहीं होती है उसकी, दैट इज़ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉलिंग स्केल पे नापी जाती है, दैट डजंट हैव एनी यूनिट बिकॉज दैट इज़ सिंपल नंबर, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि क्या है जितने भी फिजिकल ट्रेंड है, ये बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। 12th पास होने के बाद भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ों में। तो मेक श्योर बच्चों आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा एक एक एग्जाम्पल लेके। मेक श्योर इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। अगर आप नए हो, मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं कंटेंट को, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा चैनल को, 50% ऐसे हैं जो नहीं देखते। मेक श्योर बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।